हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कोमल मेडिकल टैलेंट पर। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। अगर आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आती है और नॉलेजेबल लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी हॉस्पिटल का फेस होता है। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो हॉस्पिटल में एंटर करते ही सभी को सबसे पहले फेस करना होता है। द फ्रंट ऑफिस इज द फेस ऑफ द हॉस्पिटल। फ्रंट ऑफिस हमारे हॉस्पिटल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक इम्प्रेशन जो फ्रंट ऑफिस के द्वारा छोड़ा जाता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे हॉस्पिटल का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो फ्रंट ऑफिस ही बनाता है, और द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। इसीलिए अगर हमने अपने फ्रंट ऑफिस को ठीक कर लिया तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वैसे ही ठीक कर सकते हैं। हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है, अगर हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ का काम करने का तरीका अच्छा है, हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ का काउंसलिंग करने का और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा है, तो बहुत सारी चीजें फ्रंट ऑफिस पर ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हम बहुत सारी चीजों को रोक सकते हैं, झगड़े होने से रोक सकते हैं, पेशेंट को अच्छे से समझा सकते हैं, जिससे कि हमारा पेशेंट सेटिस्फाइड होकर अपने घर जाएगा, पेशेंट फ्लो बढ़ेगा, मार्केटिंग होगी और इससे अर्निंग भी अच्छी हो सकती है। तो आज हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रंट ऑफिस जो एक रोल प्ले करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक हॉस्पिटल या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें फ्रंट ऑफिस को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना होता है। तो फ्रंट ऑफिस के वर्क को अच्छा बनाने के लिए हमने इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है कि क्या-क्या चीजें हमारे फ्रंट ऑफिस के लिए होना चाहिए और क्या-क्या चीजें हॉस्पिटल में बनाए जाने वाले फ्रंट ऑफिस के लिए जरूरी है। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो होता है डिस्प्ले। कुछ चीजें हमारे फ्रंट ऑफिस पर हमें डिस्प्ले करनी होती हैं। फ्रंट ऑफिस पर डिस्प्ले की जाने वाली चीजों को सबसे पहले ये जरूरी है कि जहां हम उन चीजों को डिस्प्ले कर रहे हैं वो एरिया एक प्रोमिनेंट एरिया हो। प्रोमिनेंट एरिया का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जो चीज हमने वहां डिस्प्ले की है वो इस साइज और इस जगह पर, ऐसी जगह पर लगी हो जहां से वो हर एक पेशेंट, पेशेंट के रिलेटिव्स, फ्रंट ऑफिस पर आने वाला हर एक स्टाफ को और वहां इवन जो भी डॉक्टर्स आ रहे हैं उन सभी को भी वो चीजें आसानी से दिख सके और वो लोग इसको आसानी से पढ़ सकें। तो इसके लिए जो होता है, जो चीजें हमें डिस्प्ले करनी होती है उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है स्कोप ऑफ सर्विसेज। स्कोप ऑफ सर्विसेज का मीनिंग होता है कि हम अपने हॉस्पिटल में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कोप ऑफ सर्विसेज को हमेशा प्रोमिनेंट एरिया पर एक प्रॉपर साइज में लगाना चाहिए, ताकि जो फ्रंट ऑफिस के पास जो लोग खड़े हुए हैं, जो रिलेटिव्स और पेशेंट खड़े हैं, उन लोगों को अच्छी तरीके से वो दिख सके। हमेशा जो भी हम चीजें डिस्प्ले फ्रंट ऑफिस पर कर रहे हैं वो हमें बायलिंगुअल में करना चाहिए। बायलिंगुअली का मतलब होता है कि वो 2 लैंग्वेज में हो, चाहे वो हिंदी और इंग्लिश हो, चाहे वो इंग्लिश और उस लोकल एरिया की लोकल लैंग्वेज हो, लेकिन हमेशा 2 लैंग्वेज में ही हमें हर चीज को डिस्प्ले करना होता है। फ्रंट ऑफिस पर जब हम सर्विसेज डिस्प्ले करते हैं तो उसमें प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल में कौन कौन सी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है, उन सब की जानकारी उन उस चार्ट में लिखी हुई होनी चाहिए जो हमने स्कोप ऑफ सर्विस के लिए बनाकर हमारे फ्रंट ऑफिस पर रखा है। इसके बाद होता है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर में हम वो सारी चीजें डालते हैं जो हमारे यहाँ पे किस तरह से किस पेशेंट को हम लेते हैं, वो सारी चीजें लिखी हुई होती है। फिर होता है पेशेंट के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेशेंट के अंदर पेशेंट के जो भी राइट्स और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल में आने के बाद उसे फॉलो करना होता है, वो चीजें एक चार्ट पर बनाकर हमें डिस्प्ले करनी होती है। बेसिकली इसे भी हम एक प्रोमिनेंट एरिया में लगाते हैं। ये है, हमें ये चार्ट या फिर साइनेज बनाते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका साइज एक प्रॉपर हो, ताकि जो फॉन्ट हमने इसमें लिखे हैं वो प्रॉपर तरीके से सबको नजर आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने छोटे से A4 साइज के पेपर पे या बहुत छोटे पेपर पे ये सारी चीजें डाल दी हैं और कोई इसे ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा है। तो इन चीजों का स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें हमें किस तरह से लगानी है और हमेशा इसे बाइलिंगुअली में लगाना चाहिए, ताकि हर इंसान इसको पढ़ सके, वहां की लोकल लैंग्वेज वाला इंसान या कम एजुकेटेड पर्सन भी इन चीजों को पढ़ सके। इन चीजों का हमें खास करके ध्यान रखना चाहिए। इनको ऐसी जगह पे लगाना चाहिए कि जब भी कोई फ्रंट ऑफिस पे जाता है तो हमारी नजर उस पर पड़नी चाहिए। इसके बाद जो डिस्प्ले करने वाली चीजें होती हैं
उसमें होता है कि कहाँ पर हमने कौन से डॉक्टर्स रखे हुए हैं, हमारे यहाँ पे किस किस बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ उनका केबिन है और कहाँ वो बैठते हैं, उनका ओपीडी का टाइमिंग क्या है, उनके ऑपरेशन का टाइमिंग क्या है, ये सारी चीजें हमें डिस्प्ले करनी होती है। डॉक्टर्स का नाम, उनकी स्पेशलिटी भी हमको बायलिंगुअली उसमें डिस्प्ले करनी होती है। यह जरूरी है कि जब हमारा पेशेंट फ्रंट ऑफिस पर आता है तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ उसे प्रॉपरली तरीके से ये गाइड करे कि हमारे कौन से डॉक्टर किस एरिया में बैठे हुए हैं, कहाँ उनका केबिन है और उनके बैठने का टाइम कब से कब तक का है, कहाँ उनका केबिन है, उनके ओपीडी देखने का टाइम कब से कब तक है और उनका प्रॉपर जो स्पेशलिटी है वो किस फील्ड की है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन होनी चाहिए ताकि पेशेंट को ज्यादा भटकना नहीं पड़े, पेशेंट सारे डाउट्स फ्रंट ऑफिस पर ही क्लियर करके आगे बढ़े, जिससे पेशेंट का भी टाइम बचता है और वह एक सेटिस्फेक्शन फील करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्प्ले हमारा होना चाहिए वो होता है हॉस्पिटल का टैरिफ लिस्ट। टैरिफ लिस्ट हर हॉस्पिटल का अपने मैनेजमेंट और ओनर्स के साथ डिस्कस करके बनाया हुआ होता है। उस लोकल एरिया के हिसाब से उसमें हमने चार्जेस डाले होते हैं। हर हॉस्पिटल का टैरिफ लिस्ट अलग हो सकता है, इसलिए हमारा टैरिफ लिस्ट हमें फ्रंट ऑफिस पर डिस्प्ले करना चाहिए ताकि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं वो क्लियरली विजिबल हो, ताकि पेशेंट उनको पढ़ सके और पेशेंट के रिलेटिव्स को उसको समझने में तकलीफ ना हो। इसके बाद होता है हॉस्पिटल का विजन एंड मिशन। हॉस्पिटल का जो विजन एंड मिशन होता है वो भी हमें फ्रंट ऑफिस पे डिस्प्ले करना होता है ताकि हर इंसान को पता चल सके कि हम किस दिशा में, किस दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा एम क्या है। इसके बाद होता है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वहां पर इसलिए शो करनी चाहिए ताकि हर इंसान को यह पता रहे कि अगर उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है तो किस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसे किस इंसान से कॉन्टेक्ट करना है। इसमें हमारे कमिटी मेंबर्स का नंबर हो सकता है, हमारे एडमिन का नंबर हो सकता है या हमारे हॉस्पिटल के किसी भी एडमिन मेंबर का नंबर हम उसमें डाल सकते हैं ताकि जब किसी भी पेशेंट को या किसी भी पेशेंट के रिलेटिव को किसी भी चीज से रिलेटेड कोई कंप्लेन अगर करनी है तो वो उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी कंप्लेन दर्ज करा सके या अपनी कंप्लेन कर सके। ये नंबर क्लियरली लिखे हुए होने चाहिए और साथ साथ विजिबल होने चाहिए। इसके बाद आता है कंप्लेन रिडर्सल सिस्टम। कंप्लेन रिडर्सल सिस्टम का मतलब होता है कि हमने अपने यहाँ पे कोई कंप्लेन बॉक्स लगाया हुआ है, कोई सजेशन बॉक्स लगाया हुआ है या कंप्लेन रजिस्टर रखा है। अगर हमने अपने फ्रंट ऑफिस पर कोई कंप्लेन रजिस्टर रखा है तो हमें ये डिस्प्ले करना होता है कि हमारा कंप्लेन रजिस्टर कहाँ रखा हुआ है और वो किस तरह से लोग उसमें अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसके बाद जो चीजें डिस्प्ले करनी होती है उसमें होता है फायर एग्जिट साइनेज। फायर एग्जिट साइनेज हमारे हॉस्पिटल में हर जगह पे और फ्रंट ऑफिस पर भी डिस्प्ले होना चाहिए ताकि हर किसी को ये पता हो कि अगर कभी हॉस्पिटल में फायर हो जाता है या आग लग जाती है तो हर रिलेटिव को, हर पेशेंट को ये पता हो कि हम किस एरिया से बाहर निकलने के लिए किस साइड हमें जाना है। इसके बाद होता है डिपार्टमेंटल साइनेजेस। डिपार्टमेंटल साइनेजेस जो बनाए जाते हैं वो हर फ्लोर पे डिपार्टमेंट एरियाज में बनाए जाते हैं। उनमें एरो देख के यह बताया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट में जाने के लिए हमें किस साइड जाना होता है या किस तरफ जाना होता है। कई हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंटल साइनेजेस की डिक्शनरी भी होती है और कई हॉस्पिटल डिपार्टमेंटल साइनेजेस के लिए एक बड़ा चार्ट और एक बड़ा साइनेजेस अपने फ्रंट ऑफिस पर ही लगाता है। उसमें सभी फ्लोर के डायरेक्शनल साइनेजेस होते हैं ताकि लोगों को पता वहीं से चल जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है। लेकिन फिर भी हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई पेशेंट आया है, कोई पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसे ये बताया जाए कि उसे किस वार्ड में, किस फ्लोर पे, किस साइड हमने एडमिट किया है और वो किस डॉक्टर के अंडर एडमिट है। तो ये था हमारा पहला हिस्सा। सेकंड हिस्से में जो आता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो सबसे जरूरी प्रोसेस है वो होता है रजिस्ट्रेशन। पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हम आईपीडी और ओपीडी दोनों पेशेंट का रजिस्ट्रेशन अपने अपने तरीके से किया जाता है। पेशेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए जो रूल्स और जो पॉलिसी और जो एसओपीज बनाई जाती है वो हमारी अपनी होती है पॉलिसी, जिसको हम अपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। हर हॉस्पिटल अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से बना सकता है। तो जो हॉस्पिटल द्वारा बनाई हुई पॉलिसी है उसके अंतर्गत ही हम पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करके उसे एडमिट कर सकते हैं या हम उसे ओपीडी बेस पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हमेशा जब हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं तो उस पॉलिसी को बनाने के लिए हमें एक कॉलम हमेशा इसके लिए रखना चाहिए, रिजर्व रखना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई फॉरेनर पेशेंट आता है तो उसके लिए हमें फॉर्म सी उसका भरकर उसका रजिस्ट्रेशन उसके अंतर्गत करना होता है। इसके अलावा जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ को यह पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर यूएचआईडी नंबर का महत्व क्या है। हर एक पेशेंट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर यूएचआईडी नंबर लिखा जाना चाहिए।
कई बार स्टाफ कंफ्यूज हो जाता है कि यूएचआईडी नंबर, आईपीडी नंबर और ओपीडी नंबर में डिफरेंस क्या है। तो इसलिए स्टाफ को आईपीडी नंबर, ओपीडी नंबर और यूएचआईडी नंबर के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। यूएचआईडी नंबर वो नंबर होता है जब पेशेंट बार बार अगर एडमिट हो रहा है, तो जब भी हम यूएचआईडी नंबर उसका डालेंगे कंप्यूटर में अपने सिस्टम पे, तो उस पेशेंट की डिटेल हमेशा वहां पर खुलेगी। वो एक ऐसा नंबर है जो लाइफ टाइम के लिए पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल के साथ रजिस्टर कर देता है या जोड़ देता है। इसके बाद जो होता है उसमें यह है कि फ्रंट ऑफिस स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है और कौन सी सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। जब कोई पेशेंट आता है तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ से वो सबसे पहले पूछता है कि क्या हमारे पास, आपके पास इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, क्या मैं अपने पेशेंट को यहाँ पर एडमिट कर सकता हूँ। तो हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ को हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कौन सी सुविधाएं नहीं है। जैसे अगर हमारे हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, हमारे पास जनरल सर्जरी स्कोप ऑफ सर्विस में है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, गायनिक डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक है, एनआईसीयू है, इमरजेंसी है। पर अगर कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है, बाय चांस हम मान के चलते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में गायनिक डिपार्टमेंट नहीं है, पर कोई इमरजेंसी में हमारे पास ऐसा पेशेंट आ जाता है जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में है और हमें उसको अपने हॉस्पिटल के अंदर लेना है। अपने हॉस्पिटल के अंदर लेकर हम उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर उसके बाद में जहां पर वो सर्विस अवेलेबल है, हमें उसे वहां रेफर करना या वहां ट्रांसफर करना होता है। इसलिए हमारे हॉस्पिटल में जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ है उसे यह जानना भी जरूरी है कि जो सर्विसेज हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है वो कौन कौन से हॉस्पिटल और किस किस जगह पर अवेलेबल है, ताकि हम अपने पेशेंट को वहां पर भेज सके। हमेशा ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि जहां पर भी हम पेशेंट को भेज रहे हैं वहां हमें पहले कॉल करके इंफॉर्मेशन देनी होती है, जानकारी लेनी होती है कि क्या वो लोग हमारे पेशेंट को लेने के लिए या हमारे पेशेंट को वहां एडमिट करने के लिए रेडी हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो आउटसोर्स सर्विसेज होती है, जिनके लिए हमारे पेशेंट्स को हमें अपने हॉस्पिटल से बाहर भेजना होता है। कुछ हॉस्पिटल में यूएसजी की सुविधा नहीं होती, सोनोग्राफी की सुविधा नहीं होती, सिटी स्कैन के लिए कभी कभी पेशेंट को बाहर भेजना पड़ता है, एमआरआई के लिए भेजना पड़ता है, इको के लिए भेजना पड़ता है या कुछ अदर सर्विसेज के लिए पेशेंट को बाहर भेजना पड़ता है, जिन्हें हम आउटसोर्स सर्विसेज में काउंट करते हैं। तो जब पेशेंट हमारा हॉस्पिटल से बाहर किसी सोनोग्राफी या अदर सर्विस आउटसोर्स सर्विसेज के लिए जाता है, तो हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ की ये ड्यूटी बनती है कि वो सबसे पहले फोन करके ये पता करें कि क्या वो सर्विसेज आज वहां अवेलेबल है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना पेशेंट वहां शिफ्ट कर दें और पता चलता है कि वहां मशीन ही खराब है, तो इससे हमारे पेशेंट को डबल परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फ्रंट ऑफिस स्टाफ जब भी पेशेंट कभी आउटसोर्स सर्विसेज के लिए हमारा जा रहा है, तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ की ये ड्यूटी बनती है कि वो वहां पर कॉल करके पता करे, और अगर पेशेंट क्रिटिकल है तो उनको एक बार इन्फॉर्म करें कि हमारा पेशेंट वेट नहीं कर सकता है, आप प्लीज पहले हमारे पेशेंट का सोनोग्राफी है, इको है या जो भी हमें करवाना वो करने के लिए कोशिश कीजिए। इसके बाद जब भी एम्बुलेंस से अगर हम भेजते हैं, तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ को यह पता होना चाहिए कि आज हमारी एम्बुलेंस में ड्राइवर कौन है, हमारी कौन सी एम्बुलेंस आज फ्री है, कितनी बजे हमारी एम्बुलेंस उसको लेके जा सकती है, ताकि पेशेंट को परेशानियों का सामना करना ना पड़े। इसके बाद आता है बेड अवेलेबिलिटी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं होते, हमारे पास पेशेंट लो है लेकिन हमारे पास बेड उस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से हॉस्पिटल में हम पेशेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम एक अदर हॉस्पिटल से भी टाइप करके रखें कि कभी हमारे यहाँ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है या पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं, तो हम अपने पेशेंट आपके हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं या हम अपने पेशेंट को ट्रांसफर आपके हॉस्पिटल में कर सकते हैं। तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ को ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे पास बेड अवेलेबल है या नहीं है, और जहां पर हम पेशेंट को भेज रहे हैं हमेशा वहां फोन करके पता किया जाना चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि उस हॉस्पिटल में भी बेड अवेलेबल ना हो और हमने पेशेंट शिफ्ट कर दिया, तो जहां पर बेड अवेलेबल हो हम वही पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में एक्स्ट्रा एरियाज और एक्स्ट्रा बेड बनाए जाते हैं ताकि हम पेशेंट को वहां पर कुछ देर के लिए रख सके, ताकि उस कुछ समय तक हो सकता है हमारे पास कोई बेड खाली हो जाए, बेड अवेलेबल हो जाए, या फिर वहां से हम प्राइमरी ट्रीटमेंट देके पेशेंट को अदर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ को वल्नरेबल पेशेंट की जानकारी होनी चाहिए। वल्नरेबल पेशेंट कौन से होते हैं, इस पे हमने एक पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है, तो हमारे फ्रंट ऑफिस स्टाफ को वल्नरेबल पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कॉन्टेक्ट डिटेल्स।
फ्रंट ऑफिस स्टाफ के पास हमारे हॉस्पिटल में काम करने वाले ऑनर से लेकर एडमिन डिपार्टमेंट, हर एक डॉक्टर से लेकर हर एक स्टाफ के कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए। कॉन्टेक्ट नंबर के लिए बेहतर है कि आप उसे रिटर्न में लिख के रखें या एक रजिस्टर बना लें या कुछ भी ऐसी एक फाइल बना के रखें जो रिटर्न में हो, जो आप कभी भी खोलकर उससे देख सकें और उससे कॉन्टेक्ट कर सकें। कभी अगर लेट नाइट आपको किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो गई, हो सकता है किसी वॉशरूम का नल खराब हो गया, नहीं चल रहा, आपको प्लम्बर की जरूरत पड़ती है, तब एक प्लम्बर को बुलाने के लिए आपको अदर 3 लोगों को कांटेक्ट करना पड़े, इससे बेहतर है कि आप उसी प्लम्बर का नंबर वहां पर ऐड करके रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया या सिक्योरिटी हो गई, किसी को भी आप तुरंत कांटेक्ट करके वहां से बुला सकें। इसके बाद होता है जनरल कंसेंट। रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के साथ ही हम लोग एक फॉर्म पर जनरल कंसेंट भी बनाकर रखते हैं, जो कि हमारी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी के अंतर्गत आता है। पेशेंट को एडमिट करते टाइम हमें उसका कंसेंट लेना होता है, जिसे हम जनरल कंसेंट कहते हैं। जनरल जनरल कंसेंट लेने का भी अपना एक महत्व है और हॉस्पिटल के लिए एक बहुत जरूरी होता है। कभी कभी होता है कि हमारे हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की भी फैसिलिटी होती है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए हमेशा हमारा स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते वक्त स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पेशेंट क्रिटिकल है तो उसको पहले नंबर दिया जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी आकर डॉक्टर को दिखा सके, और पेशेंट जो स्टेबल है, जिन्हें हम डिले कर सकते हैं, उनका नंबर हमें बाद में डालना चाहिए। इसके बाद जो होता है, फ्रंट ऑफिस स्टाफ की ड्यूटी बनती है कि जो भी हमारे पास व्हील चेयर और स्ट्रेचर है, जो भी हमारे इमरजेंसी में सिलेंडर है या स्ट्रेचर पे जो सिलेंडर लगा हुआ है, उसे ड्यूटी शुरू होते वक्त एक बार चेक किया जाए, उनकी व्हील प्रॉपर है, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर एरियाज में खड़े हैं, ताकि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है तो हमें तुरंत उसको कहीं पर भी शिफ्ट करने में कोई तकलीफ ना हो। फिर होता है हॉस्पिटल का ऑर्गेनोग्राम। हमारे हॉस्पिटल का ऑर्गेनोग्राम भी हमारी वर्किंग पॉलिसी में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। हमारा ऑर्गेनोग्राम हमेशा हमारे फ्रंट ऑफिस पर डिस्प्ले होना चाहिए, एक प्रोमिनेंट एरिया पे और एक अच्छे साइज में लगा हुआ होना चाहिए, ताकि हर किसी को ये पता चल सके कि हमारा ऑर्गेनोग्राम किस तरह से बना हुआ है, कौन कौन कहाँ कहाँ पोस्टेड है और किस किस की पोस्ट क्या है यहाँ पर, वो सारी चीजें हमारे ऑर्गेनोग्राम में होती है, ताकि स्टाफ के लिए भी वो बेनिफिशियरी होता है। हर दिन देखने से उनको भी समझ में आता है कि किस तरीके से हमारा वर्किंग सिस्टम है और किस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। अगर आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।